हेलो बच्चों, मैं फैद आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। बच्चों, पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। देखो, आज गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें समझ में आएगा तभी हमें गॉस थ्योरम भी समझ में आएगा। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है। जैसे ये कोई सरफेस एरिया है, इससे नॉर्मली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली, किसी सरफेस के नॉर्मल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसको डिनोट किससे किया जाता है बच्चों? फाई से। और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, वो होता है ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। फ्लक्स दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। यहां पर थीटा किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। आपको एक नया टर्म दिख रहा होगा कि एरिया वेक्टर कब से हो गया। हाँ बच्चों, एरिया को अगर हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो एरिया का डायरेक्शन होगा, और एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया को अगर आप वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो एरिया का डायरेक्शन होगा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन होगा ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये सरफेस एरिया है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा इधर, इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा इस तरफ, इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा इस तरफ। उसी तरह से अगर कोई सिलिंड्रिकल शेप का है तो इसमें भी तीन एरिया है। एक इधर, इसका डायरेक्शन होगा इधर, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्शन होगा इधर, सरफेस के परपेंडिकुलर। और इसका डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया को अगर वेक्टर ट्रीट करोगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? ई ए कॉस थीटा। अब सुनो बच्चों, इसके दो स्पेशल केस हो सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ऐसे रखा हुआ है सरफेस इस तरह से, यानी कुछ इस तरह से रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और सरफेस एरिया ऐसे है। तो देखो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ। तो आप ध्यान से देखो, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन हो गया, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। यानी थीटा जो है वो कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 कितना होता है? 1। तो फ्लक्स कितना हो गया? ई इंटू ए, जो कि मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम फ्लक्स हुआ। इससे जाते हैं कॉस थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 0। और ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरह से सरफेस है तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो मैक्सिमम होगा। ऐसे होगा तो कम, ऐसे होगा तो कम, और ये इस तरह हो जाएगा तो एकदम फ्लक्स 0 ही हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से पास होगा। ऐसे होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। देखो ई इंटू ए। और दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों? ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? मैं इसी मिटा के दिखा देता हूं कि ये एरिया ऐसे ना हो के इस तरह हो, इस तरह, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर और सरफेस एरिया रख दिया गया ऐसे करके। तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा? इसके एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा इसके ऊपर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल बन गया 90। तो यहाँ पे आप थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 क्या होता है? 0। ये क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो सर थीटा क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये भी देख लो।
लॉजिकली भी देखो, अगर फील्ड लाइन सब ऐसे पास होगा, सारा फील्ड लाइन अगर ऐसे पास होगा तो इस सरफेस से तो एक भी फील्ड लाइन पास नहीं होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये था फ्लक्स के बारे में। अब एक और चीज देखो बच्चों, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर एरिया छोटा सा है, ये एरिया ए नहीं है, एरिया अगर छोटा सा है बच्चों, एरिया की जगह अगर छोटा सा एरिया आ जाए, डी ए मतलब हुआ छोटा सा एरिया, ए मतलब पूरा एरिया, डी ए मतलब छोटा एरिया। अगर एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा, तो छोटा सा फ्लक्स मतलब क्या हो जाएगा, डी फाई। तो बच्चों फ्लक्स का ये भी फॉर्मूला होता है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये पूरे एरिया के लिए हो गया, और ये क्या, छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और बच्चों अगर हम इससे टोटल फ्लक्स अगर निकालना चाहें, अगर इससे हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू ई, चलो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फ्लक्स का यही फॉर्मूला याद रखो, या पूरे एरिया के लिए ई डॉट डी ए, और छोटे से एरिया के लिए डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू में डी ए। थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। देखो बच्चों फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, नंबर है, नंबर स्केलर होगा, और वैसे भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, और इसके एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, वेबर। सिंपली से क्या लिखते हैं, डब्ल्यूवी से, वेबर। अब एकदम ध्यान से देखिए, अब देखो बच्चों, अब आ गया हमारा मेन टॉपिक, कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम को समझिए, क्या लिखा हुआ है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। टोटल ये गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके अंदर चार्ज इनटू में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं प्रूफ करूंगा, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता क्या, उसे लिखते हैं टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या था, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये था फ्लक्स का फॉर्मूला। ये कौन सा फ्लक्स है, डी फाई मतलब छोटा सा फ्लक्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टोटल फ्लक्स। तो छोटे से बड़ा फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, कम से ज्यादा कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ेंगे डी फाई को, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई, और ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो ये बन गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। और क्या लिखा हुआ, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पर एक गोल सा सर्कल बना दो, तो ये किसके लिए हो जाता है, फॉर क्लोज सरफेस। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन। ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन के ऊपर एक ऐसा सर्कल था बना दिया। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये कोई सरफेस है, इसके अंदर अगर चार्ज क्यू है तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ये होता है गॉस थ्योरम। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज, एक ही बात है। तो ये स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके अंदर चार्ज और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं प्रूफ करूंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन से समझ लेते हैं गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता क्या है। अगर मैं इस सरफेस से पूछूं कितना टोटल फ्लक्स पास होगा, इस सरफेस में से, यानी एक रूम एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर 5Q चार्ज रखा हुआ, तो बताओ इसके वॉल में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो इस सरफेस के अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है, 3Q प्लस 2Q, कितना हो जाएगा 5Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैं पूछूं इसके इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो आप फॉर्मूला लगाओ गॉस थ्योरम का, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसके अंदर कितना चार्ज है, 2Q प्लस 3Q, 5Q माइनस 4Q, कितना हो गया Q, ये बाहर है, बाहर चार्ज से मतलब हमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका
Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये 6Q आउटसाइड द सरफेस है। तो हमें इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इनक्लोज चार्ज नहीं, इसलिए इसको नहीं लिया। इस तरह से मैं इस क्लोज सरफेस से मैं ऐसे पूछूं कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप क्या बोलो, अप्लाई करो गॉस थ्योरम, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0, और ये बाहर वाला चार्ज है, इसे गॉस थ्योरम को कोई मतलब नहीं है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो बेसिकली गॉस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी क्लोज सरफेस पे फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स, वो किसके इक्वल होता है, उसके अंदर रखा हुआ चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम गॉस थ्योरम को करेंगे प्रूफ कि ये कहाँ से आया। देखो बच्चों, गॉस थ्योरम क्या होता है, टोटल फ्लक्स, ये किसका फॉर्म, ये लिखा हुआ टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स लिखा हुआ है। टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना यही है गॉस थ्योरम। बेटा गॉस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कि अगर आपके पास दो सरफेस है इस तरह से, एक के अंदर दूसरा सरफेस, ये है सरफेस नंबर 1 और ये है सरफेस नंबर 2, और यहाँ पे है 2Q चार्ज, और यहाँ पे है Q चार्ज, यहाँ पे है 3Q चार्ज, यहाँ पे है 6Q चार्ज, यहाँ पे है 7Q चार्ज। और मेरा क्वेश्चन है कि सरफेस 1 से कितना फ्लक्स पास होगा और सरफेस 2 से कितना फ्लक्स पास होगा। तो सरफेस 1 से फ्लक्स कितना पास होगा, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो सरफेस 1 के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, सरफेस 1 के अंदर ये दोनों चार्ज इनक्लोज है, यानी कि 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप फिर से वही लगाओगे, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सेकंड सरफेस के अंदर कितने चार्ज इनक्लोज है, देखो ये 6Q और 7Q किसी के इनक्लोज नहीं, तो इसको हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे। तो सेकंड सरफेस के अंदर ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और ये कितना हो जाएगा 6Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस तरह से हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आ गया, ये गोल सा क्यों लगा हुआ, फॉर क्लोज सरफेस। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, अब हम प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम को। हमें ये प्रूफ करना है बच्चों, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इनक्लोज चार्ज हमने क्यों ले लिया, एक क्लोज सरफेस ले लिया। आप ये सब लिख देना, लेट अस कंसीडर अ क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस r, जिसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है Q। अब हमें ये चीज प्रूफ करना है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, रेडियली परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बाहर की तरफ आउटवर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटू सा एरिया कट करेंगे, छोटू सा इसका एक एरिया कट करेंगे। ये छोटा सा एरिया मतलब DA, A मतलब पूरा एरिया और DA मतलब छोटा सा एरिया हमने कट कर लिया पूरे स्फीयर में से। और मैंने आपको बताया है एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से ही पास होगा, तो एरिया का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। किसी भी स्फीयर पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो सेंटर से पास होगा, तो एरिया का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड, पर रेडियली आउटवर्ड। ये हो गया। अब हमें दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करके दिखाना है, तो स्टार्ट करते हैं, ये चीज निकालते हैं, इसको हमें इतना प्रूफ करना है। तो मैं ये चीज लेता हूँ, टोटल फ्लक्स को ले लेता हूँ, टोटल फ्लक्स है ना ये E.dA, ये टोटल फ्लक्स है, ये छोटा सा फ्लक्स है, और लेकिन इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटे से ज्यादा हो जाएगा, मतलब टोटल फ्लक्स। तो ये टोटल फ्लक्स को हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो इसे हम खोलते हैं। आप टोटल फ्लक्स E.dA, इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा ये E.dA cos थीटा, क्योंकि A.B क्या होता है, AB cos थीटा, तो E.dA क्या हो जाएगा, E.dA
कॉस थीटा। फिर से बताओ ये गोल किसके लिए है? क्लोज सरफेस के लिए गोल सा सर्कल बना दिया। E इंटू में डी ए कॉस, ध्यान से देखो थीटा किसके बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया? 0 डिग्री। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड और एरिया का भी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 0 डिग्री। और cos 0 कितना हो जाता है? 1। cos 0 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा E इंटू में डी ए। अब एक चीज बता दो, ये एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन आर स्क्वायर। याद करो, पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? KQ अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डी। अब कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। बच्चों जगह कम है तो इसे मिटा देता हूं, इसको यहाँ पे लाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख लो, ये चीज हो गया। मैंने क्या करा, किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? KQ अपॉन में आर स्क्वायर। चलो देखो, यहीं पे देखो, उसे मिटा नहीं सकते अभी। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर करो, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर करो। तो k बाहर कांस्टेंट होता है, q बाहर आर स्क्वायर, ये सारे तो कांस्टेंट है। रेडियस भी वही रहेगा, इसके अंदर चार्ज भी वही रहेगा, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा। बस अंदर कौन सा बच गया? ये बच गया dA। कौन बच गया? dA। अब एकदम ही ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, इस dA का इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ? सोचो, dA मतलब छोटा सा एरिया, dA मतलब छोटा सा एरिया, dA मतलब क्या हुआ? छोटा सा एरिया। और इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? पूरा एरिया। तो dA मतलब ये छोटा एरिया, और इसे इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा एरिया, यानी कि इस स्फीयर का एरिया। फिर से समझो, dA मतलब छोटा सा एरिया और इसे इंटीग्रेट करना मतलब पूरा एरिया। तो इस dA को जब इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा एरिया ऐड हो जाएगा, यानी इस स्फीयर के छोटे छोटे एरिया को ऐड करूंगा तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। अब पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो dA का इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे? dA मतलब छोटा एरिया, फिर से समझो, और dA का इंटीग्रेशन मतलब उसका पूरा एरिया। तो छोटे छोटे dA को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, मैं लिख देता हूँ KQ अपॉन में आर स्क्वायर, और इस dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं इस डायग्राम को मिटा सकता हूँ, क्योंकि ये dA का एरिया समझ में आया। ये छोटा सा एरिया d, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया, पूरा एरिया, पूरा एरिया जब उड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो लास्ट, हमें तो ये प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू इतना। देखो यहाँ तक पहुँच गए हम, कहाँ तक पहुँच गए हैं? E डॉट dA इज इक्वल टू, कहाँ तक पहुँच गए? KQ अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और ये प्रूफ हो गया हमारा E डॉट dA इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिया कि टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिया मैंने। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।